हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपी पीसीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी की वन दरोगा की मुख्य परीक्षा के सिलेबस को टॉपिक बाय टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो उसी संबंध में आज हम 15वां टॉपिक जो है, जो कि फॉरेस्ट डिजास्टर या वन आपदाओं की चुनौतियां एवं रोकथाम से संबंधित है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वन की आग। देखिए, बहुत सारी फॉरेस्ट डिजास्टर होती है, जिसमें इस समय अगर इंडिया में बात करें, देखिए जो फॉरेस्ट फायर्स है या वनों की आग है, ये सबसे बड़ी समस्या भारत के सामने निकल कर आ रहा है। इवन भारत ही नहीं, अगर हम पूरे ग्लोबल लेवल पर देखें तो इसकी घटनाएं काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं और ये सबसे खतरनाक भी है, क्योंकि देखिए इसको बुझाना एक अपने आप में टास्क है। ठीक है, बहुत सारा रिसोर्सेज आपको इसमें चाहिए, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलने वाली एक तरह से आपदा है और इसमें हमें समय बहुत कम मिलता है। ठीक है, और आसपास के जो लोग होते हैं, लोकल लोग जो होते हैं, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो इस पर काबू पा सके, इसलिए ये बहुत ज्यादा वनों की हानि का कारण भी बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में जानना। आग बेसिकली क्या है? आग दहनशील पदार्थों का तीव्र ऑक्सीकरण है, जिससे ऊष्मा, प्रकाश और अन्य रासायनिक प्रतिकारक उत्पादन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक वर्ष वनों में लगने वाली आग से वन्य जीव जंतुओं, पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण को बहुत हानि होती है। वनों में आग प्राकृतिक एवं मानव गतिविधियों के कारण लगती है। तो दो इसके कारण होते हैं। एक होते हैं आपके नेचुरल कॉजेस, जैसे अगर बिजली वगैरह भी गिर जाती है उसकी वजह से भी आग लग जाती है, और बहुत सारे कारण मानव जनित भी इसमें है। नीचे देखते हैं क्या क्या होते हैं। प्राकृतिक कारण: बिजली, बादलों से निर्मित होने वाली विद्युत द्वारा वनों में लगने वाली आग, गिर रही आपसी चट्टानों के रगड़ से उत्पन्न आग, जब टेम्परेचर आपका बहुत ज्यादा हो जाता है कभी कभी, और अगर या फिर जब आपके आपस में चट्टाने रगड़ रही हो उस समय लगने वाली आग, सूखे पेड़ पौधों के रगड़ से उत्पन्न आग, जल ज्वालामुखी के उद्गार के कारण लगी आग। अगला देखते हैं मानव जनित इसके क्या कारण है, या ह्यूमन या मैनमेड फैक्टर्स कौन कौन से हैं। जानबूझकर आग लगाना: जंगल में आम लगाने से घास जल्दी आती है। आग नहीं होगा भाई, आग होगा, सॉरी। आग लगाने से घास जल्दी आती है, इस प्रकार जड़ी बूटियों को एकत्रित करने के लिए आग लगाई जाती है। दूसरा, अचानक आग लगना, फायर लाइन को साफ करने के उद्देश्य से, तो इसलिए भी आग वहां पर लगाई जाती है। ईपीलीबियम आपका अंगस्टिफोलियम एक अग्निसूचक प्रजाति है। यह सामान्य अवस्था में सुषुप्त रहती है, परंतु आग लगने के पश्चात ये क्रियाशील हो जाती है। तो ये पॉइंट हमारे लिए अच्छा है। अगला, वनों में लगने वाली आग से हानियां क्या क्या होती हैं। आग से बहुत सारे बीज नष्ट हो जाते हैं, जिनका प्राकृतिक उत्पादन नहीं हो पाता। आग लगने से वनस्पतियां समाप्त हो जाती हैं। आग के माध्यम से वृक्षों में खुले घाव बन जाते हैं। आग लगने से वन की उत्पादन क्षमता में हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो ये इससे होने वाले नुकसान है। वनों में लगने वाली आग से लाभ: पाइनस वृक्ष के शंकुओं या कोन के उनके खुलने में मदद मिलती है। अगला, नई व कोमल शाखाओं व घास को निकलने में भी मदद मिलती है। मृदा की उपजाऊ शक्ति में वृद्धि होती है। तो थोड़ा सा इसके कुछ पॉजिटिव फैक्ट्स भी हैं। वनों में लगने वाली आग से बचने के उपाय क्या क्या है। वनों से सूखी टहनियों, पत्तियों, घास आदि को वनों से हटा देना। फायर लाइन का मुख्य कार्य आग फैलने से रोकना। तो इस तरीके के कुछ टेक्निक्स आप अपना सकते हो। आगे देखते हैं। दूसरा है बाढ़। बाढ़ का सामान्य अर्थ होता है विस्तृत स्थलीय भाग का लगातार कई दिनों तक जलमग्न रहना। यद्यपि बाढ़ के लिए प्रकृति ही उत्तरदायी है, लेकिन मानवीय क्रियाकलाप भी कम उत्तरदायी नहीं है। भारत भी बाढ़ से प्रभावित होने वाले देशों में से एक है। विश्व में बाढ़ से होने वाली 20% लोगों की मृत्यु भारत में होती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 8वां भाग बाढ़ से प्रभावित होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए फैक्ट है। अगला, बाढ़ के मुख्य कारण क्या क्या है। अत्यधिक वर्षा, बांध का टूटना, पेड़ों की संख्या में कमी, वृहत अपवाह क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय व विक्षोभ, अपवाह में अवसादीकरण, यानी आपका जैसे नदी वगैरह में अगर गाद बहुत ज्यादा जमा हो जाती है तो वो नदी की वाटर कैरिंग कैपेसिटी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, जिससे जो वाटर होता है वो किनारों को तोड़कर, पानी किनारों को तोड़कर आसपास के क्षेत्रों में या फ्लड प्लेन्स में भरने लगता है। तो ये भी उसका एक काफी बड़ा कारण है। बादल का फटना, ये सडन अगर फ्लैश फ्लड को बोला जाता है, अगर एकदम से फ्लड्स आ जाती है बहुत कम समय में, अगर बहुत ज्यादा बारिश कहीं पर हो जाती है तो एकदम से पानी वहां पर बहुत सारा आ जाता है। इसके अलावा भूकंप। बाढ़ के दौरान या बाढ़ के बचाव कार्य हेतु बेसिकली क्या कार्य योजना आपको अपनानी चाहिए। बाढ़ के कारण होने वाली जान हानि व माल हानि को संरचनात्मक व गैर संरचनात्मक कदम उठाकर काफी हद तक कम किया जा सकता है।
संरचनात्मक कदमों से बाढ़ के पानी से नुकसान पहुंचने वाले स्थानों पर जाने से रोका जाता है तथा गैर संरचनात्मक उपायों से नुकसान संभावित क्षेत्रों में से बस्तियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित आपका किया जा सकता है। आप उसको वहां से कहीं और ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अलावा संरचनात्मक उपाय देखें, इंफ्रास्ट्रक्चरल जो मेजर्स है वो क्या क्या आप अपना सकते हो। जलाशय की खुदाई तथा गाद निकालना तथा प्राकृतिक अफवाह पर हुए अतिक्रमण को मानसून के आने से पहले हटाना, बाढ़ संभावित क्षेत्रों में पानी निकालने हेतु निकास व्यवस्था को बनाना, मानसून से पहले सभी नदियों व ड्रोन से बेसिकली ड्रेन पाइप्स वगैरह से पानी को सुरक्षित निकास करना या पानी का सुरक्षित निकास करना तथा प्राकृतिक अफवाह तंत्र का निरीक्षण करना, जल निकास हेतु पंप हाउस तथा चलित पंपों की मरम्मत करना, ये भी इसका एक अच्छा मेजर्स हो सकता है। नदी के बांधों में छिद्रान्वेषी व सुरक्षित क्षेत्रों की शिनाख्त करना। अगला, तटबंध पर बनाए गए स्थानीय बांधों को वर्षा ऋतु के आने से पहले हटा देना। अब बात करते हैं गैर संरचनात्मक उपाय या नॉन इंफ्रास्ट्रक्चरल मेजर्स क्या क्या उठा सकते हैं आप। पारंपरिक इंजीनियरिंग विधियों से पूर्ण रूप से बाढ़ नियंत्रण नहीं किया जा सकता, परंतु जन सहभागिता से बाढ़ के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यानी अगर आप लोकल लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करो, उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग वगैरह दो कि कैसे इससे बचा जा सकता है, तो इस आधार पर भी काफी ज्यादा बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। पहला, बाढ़ का पूर्वानुमान तथा चेतावनी देना, बाढ़ से सुरक्षित गढ़ों का निर्माण करना, संवेदनशील क्षेत्रों में साइन बोर्ड प्रदर्शित करना, यानी एक तरह से पब्लिक अवेयरनेस आपका बढ़ाना, बाढ़ के प्रभावों से बचने के लिए क्या करें क्या ना करें को विभिन्न सूचना माध्यमों जैसे रेडियो, अखबार, दूरदर्शन या बुकलेट आदि से लोगों तक पहुंचाना, भू उपयोग के नियमों के माध्यम से नियंत्रित करके जान माल तथा भौतिक संसाधनों का खतरा कम किया जा सकता है। बाढ़ के परिणाम क्या क्या होते हैं। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात के तटीय क्षेत्र, पंजाब, उत्तर गुजरात और में बार बार बाढ़ आने और कृषि भूमि तथा मानव बस्तियों के डूबने से आर्थिक व्यवस्था तथा समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आपको पता है इसमें लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों होता है, तो लोगों का जीवन भी काफी अस्त व्यस्त हो जाता है उस समय के लिए, और इससे कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, क्योंकि इसमें आपको काफी रिसोर्सेज अपने लगाने पड़ते हैं। बाढ़ न सिर्फ फसलों को बर्बाद करती है बल्कि आधारभूत ढांचा जैसे सड़कें, रेल, पटरी, पुल और मानव बस्तियों को भी नुकसान पहुंचाती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए एक आर्थिक क्षति भी है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कई तरह की बीमारियां जैसे हैजा, आंत्रशोथ, हेपेटाइटिस और दूसरी दूषित जल जनित बीमारियां फैल जाती हैं, यानी वाटर बॉर्न डिजीज जितनी भी आपकी होती है, क्योंकि देखिए पानी एकदम तो निकलता नहीं, कुछ कुछ जगह पर रुका हुआ पानी सड़ने लगता है, वहां पर कुछ इस तरह की बीमारियां प्रचारित और प्रसारित होने लगती हैं। बाढ़ क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी लाकर जमा करती है जो फसलों के लिए बहुत लाभदायक है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड भी माना जाता है, माजुली नदी द्वीप है जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ से ग्रस्त होता है, परंतु यहाँ चावल की फसल बहुत अच्छी होती है, तो इसका थोड़ा सा ये फायदा भी है। अब देखते हैं ड्रॉट या सूखा। सूखा जल के अभाव का संचयी प्रभाव होता है, जिसका प्रभाव एक प्राकृतिक आपदा के रूप में कृषि, प्राकृतिक परिवेश तथा संबंधित प्रक्रमों पर पड़ता है। इसकी प्रभावशीलता निरंतर बढ़ती जाती है और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी आपका फेमाइन की शक्ल भी ये ले लेता है। भारतीय मौसम विभाग ने सूखे को दो भागों में विभक्त किया है, पहला प्रचंड सूखा और दूसरा सामान्य सूखा। प्रचंड सूखे में 75% से कम बारिश होती है, जबकि सामान्य सूखे की परिभाषा के अनुसार यह वह स्थिति है जिसमें उस क्षेत्र में सामान्य वर्षा से 50% वर्षा कम हुई हो। तो यानी दो कैटेगरीज आपकी बांटी गई है। मान लीजिए अगर किसी एरिया में 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है, अगर वहां पर 100 सेंटीमीटर के 75% से भी कम रेनफॉल हुआ है, यानी अगर वहां मात्र आपका 25 सेंटीमीटर से भी कम का रेनफॉल हुआ है, तो इसको आप बोलेंगे प्रचंड सूखा या आपका सेवेयर ड्रॉट। अगर वहां पर 50 सेंटीमीटर से कम की वर्षा होती है, जब अगर मैं 100 सेंटीमीटर का एग्जाम्पल लेकर आपको बता रहा हूं, तो उस क्षेत्र को माना जाएगा कि यहाँ पर एक तरह से सामान्य सूखा पड़ा है। यदि यह कमी 25 से 50% के मध्य है तो इसे सीमित सूखे की स्थिति या तथा यदि यह कमी 50% से अधिक है तो इसे गंभीर सूखे की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सूखे के सामान्य संकेतक या जनरल इंडिकेटर्स क्या क्या है। जलाशयों में पानी का अभाव, वर्षा का कम होना या समय पर ना होना या कम जल संग्रहण, भूजल स्तर का कम होना, कुओं का सूखना, फसलों का नष्ट होना। तो ये काफी इसके इंडिकेटर्स है।
सूखे की कार्य योजना। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में सूखा एक विकराल समस्या है, परंतु कुछ दीर्घकालीन उपाय अपनाकर हम इस स्थिति को उत्पन्न होने से रोक सकते हैं अथवा इसके विकरालता को कम कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके दीर्घकालीन उपाय क्या क्या है। वर्षा के पानी का अधिकतम उपयोग करना तथा संरक्षण करना, बिल्कुल ठीक। पानी के बहाव को कम करना तथा उसे संचित करना। पानी के परंपरागत स्रोतों का पुनर्जीवीकरण या उनको इस तरह से रीइन्विगोरेट करना। अवक्रमित भूमि एवं वनों की पुनः स्थापना सुनिश्चित करना। पानी के संग्रहण एवं भूकूपों का पुनर्भरण। अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाना तथा पेड़ों की कटाई को रोकना। फसलों में फव्वारा पद्धति का विकास कर जल संरक्षण को बढ़ावा देना। आपने देखा होगा जो आजकल जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चल रही है उसमें पर ड्रॉप मोर क्रॉप आपने सुना होगा, हर खेत को पानी, तो उसमें ड्रिप इरिगेशन वगैरह पर काफी सरकार का फोकस है, जिससे सीधे पौधों की जड़ों में बूंद बूंद कर पानी दिया जाता है। ये एक जल संरक्षण की विधि भी है और इससे बहुत सारे फायदे हैं। देखिए मिट्टी का कटाव भी इससे नहीं होता। मिट्टी अगर आप बहुत ज्यादा पानी मिट्टी में जरूरत से ज्यादा पानी देने लगते हो तो वहां पर लवणीकरण की समस्या आने लगती है, ठीक है, ओवर इरिगेशन जिसको बोलते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन में ये सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं और इससे कहीं ना कहीं किसानों की आर्थिक रूप से बचत भी होती है। स्वयं सहायता समूहों का गठन करके लोगों में पानी बचाने के लिए जागरूकता करना, यानी SHGs आपके वगैरह बनाकर लोगों में इसके लिए जागरूकता फैलाना। सूखे की पूर्व तैयारी, अकाल प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण, अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना, पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, स्वयंसेवी संस्थाओं का चिन्हीकरण करना, सूखे के दौरान फैलने वाली संभावित बीमारियों से बचने हेतु तैयारी करना, रोजगार सृजन के अवसर हेतु राहत कार्यों आदि की विकास योजना तैयार करना। सूखे के समय कार्य योजना, जिस समय सूखा आपके यहाँ पड़ रहा है उस समय आप क्या करेंगे। सूखा प्रभावित क्षेत्रों की घोषणा करना, सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं काम में लेना, यानी जितना अगर आपको लगता है कि यहाँ पर मैन पावर की ज्यादा जरूरत है तो उतने ही अधिकारियों को वहां पर लगाना। सूखा निवारण में जिला प्रशासन की क्या भूमिका होती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की क्या भूमिका है। सहायता विभाग सूखा नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेगा। राहत कार्यों की शुरुआत करना, कुओं को गहरा करना, उपलब्ध पानी के स्रोतों का संवर्धन, निजी कुओं को किराए पर लेना, हैंडपंपों की मरम्मत करवाना, आवश्यक खाद्य सामग्री का सार्वजनिक वितरण या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, खाद्य सामग्री पर मूल्य नियंत्रण, पशुओं के लिए चारा डिपो स्थापित करना, पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करना, किसानों को सिंचाई हेतु बिजली व डीजल उपलब्ध कराना, प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार सृजन की कोशिश करना ताकि जिनके पास पैसा वगैरह नहीं है उनको थोड़ा सा कुछ एक इनकम का सोर्स वहां पर मिल जाए। अगला, चिकित्सा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें क्या करना चाहिए सूखे के दौरान। प्रभावित जन सामान्य की चिकित्सकीय देखभाल सुनिश्चित करना, मौसमी बीमारियों संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए चिकित्सकीय व स्टाफ की उचित व्यवस्था करना, राहत कार्य के स्थलों पर मेडिकल किट एवं स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करना। सूखे से बचने के लिए और क्या क्या उपाय इसके अलावा किए जा सकते हैं। पानी की बचत करें तथा इसे बर्बाद होने से रोकें। जब भी नल से पानी व्यर्थ बहता हुआ देखें नल को तुरंत बंद करें। ये एक तरह से आपका एक तरह से पब्लिक अवेयरनेस वाला स्टेप है ताकि लोगों में इसके लिए जागरूकता हमें फैलानी चाहिए कि आप जो व्यर्थ का पानी बहुत ज्यादा वेस्ट इंडिया में होता है उसको होने से रोकें। पाइपलाइन अथवा टंकी से पानी लीक होते ही उसे तुरंत ठीक कराएं ताकि बूंद बूंद करके पानी बेकार ना बहता रहे। कहीं भी पाइपलाइन टूटी हो और पानी सड़क अथवा अन्य किसी स्थान पर व्यर्थ बह रहा हो तो जल विभाग को या जल निगम को सूचित करें तथा लीकेज को रोकने का प्रयास करें। जल संग्रहण हेतु बनाए गए कुओं, तालाब आदि की सफाई रखें। सोने से पहले घर के सारे नलों को अच्छी तरह से बंद करें। नहाते समय बाल्टी व मग का प्रयोग कर नहाएं। शेविंग करते समय नल खुला ना रहने दें। जब मुंह धोने की जरूरत हो तभी नल खोले व पानी का उपयोग करें। अपनी गाड़ी को साफ करने के लिए पानी के पाइप का प्रयोग ना करें, गीले व सादे कपड़े का प्रयोग करें क्योंकि देखिए उसमें काफी पानी वेस्ट होता है। कम से कम बर्तनों का प्रयोग कर बर्तनों को धोने के उपयोग में आने वाले पानी को बचाएं। तो ये सारी वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक है कि आप पानी को कैसे बचा सकते हैं। जल संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों में अपना सहयोग सुनिश्चित करें। एक क्वेश्चन भी इससे आता है, देख लीजिए, बेसिकली वाटर मैन ऑफ इंडिया या जल पुरुष किसे बोला जाता है भारत में? राजेंद्र सिंह जी को, ठीक है, राजेंद्र सिंह जी को जल पुरुष बोला जाता है। सूखे के प्रकार देख लेते हैं। मौसम विज्ञान संबंधी सूखा या मीटियोलॉजिकल ड्रॉट इसको बोला जाता है इंग्लिश में। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक और स्थानिक वितरण भी असंतुलित होता है। तो यह आपका मीटियोलॉजिकल ड्रॉट की डेफिनेशन है। दूसरा, एग्रीकल्चर ड्रॉट या कृषि सूखा। इससे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है, जहां पर आपकी जो सॉइल का मॉइस्चर है वो इतना नीचे चला जाता है कि
कृषि करना वहां पर असंभव हो जाए या कृषि की प्रोडक्टिविटी बहुत गिर जाए। मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती हैं। जिन क्षेत्रों में 30% से अधिक कुल बोए गए क्षेत्र में सिंचाई होती है, उन्हें भी सूखा प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। जल विज्ञान संबंधी सूखा, यह स्थिति तब पैदा होती है जब विभिन्न जल संग्रहण, जलाशय, जल भू और झीलों इत्यादि का स्तर, भूजल होगा, आई थिंक भूजल होगा, है ना, भूजल इत्यादि का स्तर वर्षा वृष्टि द्वारा की जाने वाली जलापूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाए। पारिस्थितिकी सूखा, जब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाती है और परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में तनाव आ जाता है तथा यह क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो पारिस्थितिकी सूखा क्षेत्र कहलाता है। भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र, भारतीय कृषि काफी हद तक मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। भारतीय जलवायु तंत्र में सूखा और बाढ़ महत्वपूर्ण तत्व हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19% और जनसंख्या का 12% हिस्सा हर वर्ष सूखे से प्रभावित होता है। सूखे की तीव्रता के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, राजस्थान में ज्यादातर भाग, विशेषकर अरावली के पश्चिम में स्थित मरुस्थल और गुजरात का कच्छ क्षेत्र अत्यधिक सूखा प्रभावित है। इसमें राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिले भी शामिल हैं, जहां 90 मिलीमीटर से भी कम औसत वार्षिक वर्षा होती है। इसमें राजस्थान के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के ज्यादातर भाग, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भाग, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु के उत्तरी भाग, झारखंड का दक्षिणी भाग और उड़ीसा के आंतरिक भाग शामिल हैं। इसके बाद आते हैं मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र। इस वर्ग में राजस्थान के उत्तरी भाग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले, गुजरात के जिले, कोंकण को छोड़कर महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु में कोयम्बटूर पठार और आंतरिक कर्नाटक शामिल है। भारत के बचे हुए भाग या बहुत कम या ना के बराबर सूखे से प्रभावित है। सूखे के परिणाम क्या क्या होते हैं? पर्यावरण और समाज पर सूखे का सोपानी प्रभाव पड़ता है। फसलें बर्बाद होने से अन्न की कमी हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। चारा कम होने की स्थिति को तृष्ण अकाल कहा जाता है। जल आपूर्ति की कमी जल अकाल कहलाती है। तीनों परिस्थितियां मिल जाए तो त्रि अकाल कहलाती है, जो सबसे विध्वंसक है। ठीक है, तो कौन कौन से अकाल की इसमें बात की गई है? चारा कम की होने को क्या कहा जाता है? तृष्ण अकाल। जल आपूर्ति को जल अकाल, ठीक है, और अगर सारे मिल जाए आपके तो इसको क्या बोला जाएगा? त्रि अकाल। आगे देखते हैं। सूखा प्रभावित क्षेत्र में वृहद पैमाने पर मवेशियों और अन्य पशुओं की मृत्यु, मानव प्रवास, पशु पलायन एक सामान्य क्रिया है। पानी की कमी के कारण लोग दूषित जल पीने को बाध्य होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पेयजल संबंधी बीमारियां जैसे आंत्रशोथ, हैजा और हेपेटाइटिस हो जाती हैं। सूखे से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं में विभिन्न कदम उठाए जा सकते हैं। भूमिगत जल के भंडारण का पता लगाना, जल आधिक्य क्षेत्रों में अल्प जल क्षेत्रों से पानी पहुंचाना, जल नदियों को जोड़ना यानी रिवर इंटरलिंकिंग, और बांध व जलाशयों का निर्माण इत्यादि। नदियां जोड़ने के लिए द्रोणियों की पहचान तथा भूमिगत जल भंडारण की संभावना का पता लगाने के लिए सुदूर संवेदन और उपग्रह से प्राप्त चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, यानी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। बेसिकली सैटेलाइट इमेजरी वगैरह की यहाँ पर बात कर रहा है। सूखा प्रतिरोधी फसलों के बारे में प्रचार प्रसार सूखे से लड़ने के लिए एक दीर्घकालिक उपाय है। वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सूखे का प्रभाव कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब देखते हैं भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड। ये भी देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में काफी बड़ी समस्या है। भूस्खलन जिसमें चट्टान समूह खिसककर ढाल से नीचे गिरता है। सामान्यतः भूस्खलन भूकंप, ज्वालामुखी फटने, सुनामी और चक्रवात की तुलना में कोई बड़ी घटना नहीं है, परंतु इसका प्राकृतिक पर्यावरण और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भूस्खलन मुख्य रूप से स्थानीय कारणों से उत्पन्न होते हैं, इसीलिए भूस्खलन के बारे में आंकड़े एकत्र करना और इसकी संभावना का अनुमान लगाना न सिर्फ मुश्किल अपितु काफी कठिन है। भूस्खलन को परिभाषित करना और इसके व्यवहार को शब्दों में बांधना मुश्किल कार्य है, परंतु फिर भी पिछले अनुभवों, इसकी बारंबारता और इसके घटने को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे भूविज्ञान, भू आकृतिक कारक, ढाल, भूमि उपयोग, वनस्पति आवरण और मानव क्रियाकलापों के आधार पर भूस्खलन को देश को विभिन्न भूस्खलन क्षेत्रों में बांटा गया है। देखिए इसका मैंने करंट अफेयर्स में भी एक आपने मेरा मैप देखा होगा, मैंने मैप लगाया था इसरो के सैटेलाइट डेटा के हिसाब से। मैंने उसमें कुछ दिखाया था कि कौन से भारत में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड प्रोन जिले हैं या भूस्खलन से प्रभावित होने वाले जिले हैं, तो वो आप जरूर मेरे करंट अफेयर्स की वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अधिक सुभेद्यता क्षेत्र, अधिक भूस्खलन सुभेद्यता क्षेत्रों में अधिक भूस्खलन होता है।
हिमालय क्षेत्र के सारे राज्य और उत्तर पूर्वी भाग असम को छोड़कर इसमें शामिल है। मध्यम और कम सुभेद्यता क्षेत्र, पार हिमालय के कम वृष्टि वाले क्षेत्र लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में स्पीति, अरावली पहाड़ियों में कम वर्षा वाला क्षेत्र, पश्चिमी व पूर्वी घाट व दक्कन के पठार के वृष्टि छाया प्रदेश यानी रेन शेडो एरिया, क्योंकि आपका इस तरीके का देखिए मैप है हमारा और यहाँ पर आपके वेस्टर्न घाट पड़ते हैं, तो ये वाला जो एरिया कहलाता है पहाड़ी के पीछे वाला, ये सारा रेन शेडो एरिया कहलाता है, जहां कभी कभी भूस्खलन होता है। इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और केरल में खदानों और भूमि के धंसने से भूस्खलन होता रहता है। इसके अलावा अन्य क्षेत्र, भारत के अन्य क्षेत्र विशेषकर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग जिले को छोड़कर, असम के कार्बी आंगलोंग को छोड़कर दक्षिण प्रांतों के तटीय भूस्खलन युक्त है। आगे देखते हैं भूस्खलनों के परिणाम या लैंडस्लाइड्स के इंपैक्ट क्या क्या होते हैं। भूस्खलनों का प्रभाव अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए बेसिकली ये लोकलाइज्ड घटना होती है। इसके साथ साथ अगर आप बात करें क्लाउड बस्ट की, एक वो भी आपदा है जो कि इसमें आपके वन वाले क्षेत्र में तो वो नहीं मानी जाएगी क्योंकि आपके सिलेबस में फॉरेस्ट डिजास्टर है, तो उसमें भी देखिए वो भी बहुत लोकलाइज्ड घटना होती है। और देखिए दिक्कत समस्या क्या आती है, जो बहुत लोकलाइज्ड इवेंट होते हैं या बहुत छोटे क्षेत्र में सीमित होते हैं उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चाहिए होती है, ठीक है, उसको ट्रैक करने के लिए, क्योंकि वो घटनाएं और देश में कहीं देखने के लिए नहीं मिलती, तो उसको ट्रैक करना या उसकी इंफॉर्मेशन निकालना वो एक रिसोर्स इंटेंसिव काम है। उसमें काफी खर्चा भी सरकार का होता है। और बादल के फटने जैसी घटनाएं जो कि उत्तराखंड वगैरह में हमें काफी देखने के लिए मिलती हैं, वो भी हाईली लोकलाइज्ड इवेंट होते हैं, ठीक है, तो ये काफी कठिन है इनको ट्रैक करना और इनके लिए कहीं ना कहीं उपाय करना। तथा यह स्थानीय होता है, परंतु सड़क मार्ग में अवरोध, रेल पटरियों का टूटना और जल वाहिकाओं में चट्टाने गिरने से पैदा हुई रुकावटों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। भूस्खलन की वजह से हुए नदी के रास्तों में बदलाव बाढ़ ला सकते हैं और जान माल का नुकसान भी हो सकता है। इससे इन क्षेत्रों में आवागमन मुश्किल हो जाता है और विकास कार्यों की रफ्तार आपकी धीमी पड़ जाती है। निवारण क्या क्या होते हैं इसके? भूस्खलन से निपटने के लिए उपाय अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग होने चाहिए। अधिक भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सड़क और बड़े बांध बनाने जैसे निर्माण कार्य तथा विकास कार्य प्रतिबंध होना चाहिए, इन पर प्रतिबंध होना चाहिए। इन क्षेत्रों में कृषि, नदी घाटी तथा कम ढाल वाले क्षेत्रों तक सीमित होनी चाहिए तथा बड़ी विकास परियोजनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए। आपने देखा होगा अभी हाल ही में जो बाढ़ भी आई थी आपकी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जिसको उत्तराखंड में जो आई थी, जो तपोवन वाला प्रोजेक्ट था, वहां पर भी देखिए काफी बड़ी वो प्रोजेक्ट, उसमें ये कहा भी गया था कि सारी जो एक्सपर्ट कमिटीज है उन्होंने मना भी किया था, लेकिन फिर भी सरकार ने उसको हाँ कर दी और उसका परिणाम देखा था हमने, काफी लोगों की वहां पर मृत्यु हो गई थी। सकारात्मक कार्य जैसे वृहद स्तर पर वनीकरण को बढ़ावा और जल बहाव को कम करने के लिए बांध का निर्माण भूस्खलन के उपायों के पूरक है। स्थानांतरित कृषि वाले उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए। अगला अगला हमारा है डिजर्टिफिकेशन। इसके लिए आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन भी एक संधि साइन की गई है, ठीक है, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। मरुस्थलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राकृतिक एवं मानव निर्मित कारकों के कारण शुष्क भूमि या शुष्क और अर्ध शुष्क की जैविक उत्पादकता कम हो जाती है। मरुस्थलीकरण के कारण क्या क्या है? पहला, मानव निर्मित कारण, अधिक चराई या ओवर ग्रेजिंग, यह भूमि की उपयोगिता, उत्पादकता और जैव विविधता को कम कर देता है। दूसरा कारण क्या है? वनों की कटाई या वनोन्मूलन। वन कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं और वनों की कटाई से ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव में वृद्धि होती है। लेकिन आपको पता है जो वन होते हैं वो कहीं ना कहीं हमने पढ़ा था कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज भी करते हैं और ग्राउंड वाटर का लेवल मेंटेन करने में हेल्प भी करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं मरुस्थलीकरण का एक कारण हो गया है कि हम जो वनों को काट रहे हैं उससे भी डिजर्टिफिकेशन की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। अगला, खेती के तरीके, काटो और जलाओ कृषि पद्धति यानी स्लैश एंड बर्न टेक्निक जो है, इससे भी देखिए हमें काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जो हमारी राष्ट्रीय वन नीति 1988 आई थी उसमें भी ये कहा गया था कि इस चीज को रोकने के लिए कैसे लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए कि आप स्लैश एंड बर्न टेक्निक या ये जो तकनीक है इसको यूज ना करें। इससे भी कहीं ना कहीं हमें डिजर्टिफिकेशन की तरफ हमारी जमीन को ये धकेलती है, मिट्टी के कटाव के खतरे को बढ़ाती है। उर्वरकों का अति प्रयोग, आपको पता होगा ये एक ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हमारे हरित क्रांति चली थी उसका एक बहुत नकारात्मक प्रभाव रहा है। भारत में उर्वरकों का, स्पेशली केमिकल फर्टिलाइजर जो रासायनिक उर्वरक है, उसका प्रयोग कुछ ज्यादा ही स्पेशली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वगैरह में होता है, जिससे भूमि की उर्वरता लगातार हम कह सकते हैं या सॉइल की जो क्वालिटी है वो खराब होती जा रही है। और अब धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं जब पानी के साथ नीचे जाता है तो वो ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट भी करती है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उर्वरकों के अति प्रयोग के कारण और अतिवृष्टि
मिट्टी की खनिज संरचना को असंतुलित करते रहते हैं। इसके अलावा अगला कारण है हमारा जलवायु परिवर्तन, जो आजकल सभी चीजों से लिंक है। जलवायु परिवर्तन यह तापमान, वर्षा, सौर विकिरण और हवाओं में स्थानिक और अस्थायी पैटर्न के परिवर्तन के माध्यम से मरुस्थलीकरण को बढ़ा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें प्राकृतिक कारण की या नेचुरल कॉजेज की, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, भूस्खलन, इसके अलावा जलक्षरण, उपजाऊ मृदा का विस्थापन, जल द्वारा मृदा का कटाव या मिट्टी का कटाव, वायु द्वारा मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ये भी कहीं ना कहीं हमारे डिजर्टिफिकेशन के कुछ कारण हैं। अब देख लेते हैं कुछ मरुस्थलीकरण के प्रभाव। पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? वनस्पति का विनाश होना, जमीन का बंजर होना, मृदा का क्षरण होना, भू निम्नीकरण यानी लैंड डिग्रेडेशन, जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन जो मैंने आपको ऊपर बताया, जैव विविधता का ह्रास यानी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके इकोनॉमिक इंपैक्ट्स क्या होते हैं? बाढ़, जिसको अगर सरकार को खत्म करना है तो काफी रिसोर्स सरकार को खर्च करने पड़ते हैं। इसके अलावा लैंडस्लाइड या भूस्खलन, कृषि उत्पादकता को खतरा है इससे, और इसके अलावा अर्थव्यवस्था में हमें ह्रास मिलता है। सामाजिक प्रभाव, अकाल, गरीबी, सामाजिक संघर्ष, सामूहिक पलायन या आपका ग्रुप में आपका एक तरह से पलायन होता है, माइग्रेशन होता है, खाद्य सुरक्षा में कमी यानी फूड सिक्योरिटी में आपको कहीं ना कहीं खतरा देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा राजनीतिक प्रभाव, अपरिपक्व प्रभावों से राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होना। यदि देखिए अगर लगातार डिजर्टिफिकेशन आएगा, उसकी वजह से समाज में कुछ ना कुछ अगर इस तरीके की उठापटक चलती रहेगी तो ये कहीं ना कहीं सरकार की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भी खराब करती है। मरुस्थलीकरण पर अंकुश लगाने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम, तो सरकार ने इस पर क्या क्या प्रारंभ किया? देखिए कमांड एरिया डेवलपमेंट, ये काफी एक इंपॉर्टेंट योजना रही थी पास्ट में, तो इसका ईयर जरूर आप याद कर रखिएगा, ठीक है। कमांड एरिया डेवलपमेंट 1974-75 में स्टार्ट किया गया था। इसका क्या उद्देश्य था? सिंचाई में सुधार और कुशल जल प्रबंधन के माध्यम से कृषि उत्पादन अनुकूलन के लिए ये मिशन लाया गया था। तो 1974-75 में एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये 2009-10 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और विकास करके पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करना। अगला डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपका 1995 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और चिन्हित किए गए रेगिस्तानी क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधन आधार को पुनः जीवित करने के लिए। इसके बाद राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम जो 2000 में शुरू हुआ था, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इसके लिए आपको पता होगा नेशनल अफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, NAEB बनाया गया था 1992 में। वो इसको पूरी तरीके से देखरेख करता है इस मिशन की। 2000 में शुरू किया गया था। निम्नीकृत वन भूमि पर वनीकरण के लिए इसका यूज किया जाता है। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए ग्लोबल प्रयास या वैश्विक प्रयास क्या क्या किए गए हैं? एक है बॉन चैलेंज, ये करंट अफेयर्स में भी यूज में रहा है। इसके तहत विश्व के, बॉन आपका बेसिकली जर्मनी में स्थित है, इसके तहत विश्व के 150 मिलियन हेक्टेयर गैर वनीकृत बंजर भूमि पर वर्ष 2020 तक और 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर 2030 तक वनस्पतियां उगाई जाएंगी। तो यानी 2030 तक क्या टारगेट है? 350 मिलियन हेक्टेयर का। सतत विकास लक्ष्य 15 जो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, देखिए 17 टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। इसका पूरा वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, कि गोल क्या क्या होते हैं। पूरा इमेजेस वगैरह लगाकर हमने अच्छे से समझाया है। अभिषेक सर ने पूरा ये वीडियो बनाया, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जरूर पढ़िएगा। ये यूपीपीसीएस में मैचिंग में भी आ चुके हैं। देखिए 10, 11, 12, 13 करके वहां पर मैचिंग में आए थे कि कौन सा किससे संबंधित है। तो जो 15वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो टिकाऊ खपत और उत्पादन के माध्यम से ग्रह को निम्नीकरण से बचाने के लिए इससे ये संबंधित है, ठीक है। तो यही देखिए पूरा आपका फॉरेस्ट डिजास्टर का चैप्टर था। इसमें लगभग हमने वनाग्नि पढ़ ली, फॉरेस्ट फायर्स, मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन पढ़ लिया, बाढ़ पढ़ी है, लैंडस्लाइड पढ़ी और सूखा, ठीक है। इससे बाहर मुझे नहीं लगता प्रश्न जाने की उम्मीद है। और स्पेशली आप फॉरेस्ट फायर्स वगैरह पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, वो काफी आजकल चर्चा में है और लगातार हमारे यहाँ और विदेश में भी उसकी घटनाएं होती रहती हैं। तो यही देखिए आज का वीडियो था। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर रेगुलर क्विज आपको देने हैं तो प्लीज हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।